नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी हुई कहानी अनबीता व्यतीत। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। जाने क्यों लगता है कि मैं किसी अजनबी देश में हूँ जहाँ मेरा पासपोर्ट खो गया है। अजब उहापोह की स्थिति और आर्तनाद का आलम यह है कि कहाँ जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ। रश्मि ने नितांत रुआसे और खोए खोए स्वर में अपनी व्यथा रख दी थी। रजनी चौंक ही पड़ी। क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया भाई? मेरा मन उस पति रूपी प्राणी को स्वीकार नहीं कर पा रहा जिसके संग 5 वर्ष पहले मेरी अबोधता ने अग्नि के 7 फेरे ले लिए थे। वो तब भी एक धन कमाऊ टीचर था, अब भी वही है। मैं तब भी एक अबोध बाला थी, आज भी एक बिंदास युवती हूँ। ये मेरे रेशम के फूलों जैसे ढेर सारे विमोहक प्रेमी, मेरी बलबलाती हरहराती मादक ऋतुएं, मेरा अपना मार्क्सवाद, रोमांटिसिज्म, और मैं ये चूल्हे चिमटे और झाड़ू बुहारू के मौसम नहीं जी सकती, कभी नहीं। तो अपने घर में कह क्यों नहीं देती? किससे कहूँ? मेरी सास और माँ सगी बहनें लगती हैं। दोनों को मेरा वही रूप रंग पसंद है। उन्हें मुझसे नाती चाहिए, पोते चाहिए। उन्हें मेरा जीवन नहीं, मेरे लिए नरक चाहिए। रश्मि मध्य वर्ग की एक महत्वाकांक्षी लड़की, किंतु उसकी महत्वाकांक्षाएं कोई आकाश पा लेती कि उससे पहले ही उसे किसी दूसरे आकाश की सीमा में बांध दिया गया। उस समय वो बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी, मात्र 21 वर्ष की। ससुराल उसके माथे थोप तो दिया गया, किंतु वो वहाँ निहायत कसमसाहट की स्थिति में रही। उसकी बौद्धिक संपन्नता ने न उसे अच्छी पत्नी बनने दिया, न ही अच्छी बहू, जिस कारण सास व ससुर से प्रायः लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। घर में सास की इजाज़त के बिना एक पत्ता न हिलता। पति भी माँ का मुरीद, वो नितांत अकेली पड़ जाती। उसे कविताएं रचने का पुराना रोग। ठीक उस समय जब जहन में कोई कविता जन्म ले रही होती, सास की कर्कश पुकार झंझोड़ जाती। जाकर जाले ही साफ कर दो, पूरा घर गंधा रहा है। और कविता फक से उड़ जाती। बुढ़ी कहेगी, कितनी मार में कविता बन रही थी, सब गोबर कर दिया, देहातिन, जाहिल। ऐसे कितने ही शब्दों से वो सास को मन ही मन उल्हाती, फिर झाड़ू लेकर घर के जाले छुड़ाने में जुट जाती। एक दिन देवरानी ने आकर बताया, जब तुम कल ऊपर कमरे में नाच रही थी, बच्चों ने अम्मा को बता दिया था। तब अम्मा बाबूजी से बोल रही थी कि हम तो कोठे पर की रंडी घर लाए हैं। वो झल्ला गई। उस बुढ़िया को क्या पता कि कला को सम्मान दिया जाता है। लोग कथक या भरतनाट्यम यूं ही नहीं करते। मैंने पैसा लगा के कथक सीखा है और वो रंडी बोलती है। उसके पहनावे तो सास ससुर ने आते ही बदल दिए थे। सास का कहना, ऐसे कपड़े पहनो कि बहू लगो, ये क्या छोरियों वाले कपड़े पहनकर घूमती रहती हो। ससुर भी यही कहते। पति से बोलती तो कहते, अम्मा गलत नहीं कहती हैं, उनकी बातें मान लिया करो। वो चुप मार जाती। अपनी व्यथा कहे तो किससे कहे। एक हाथ से वो अपने सिर पे आसमान थामे थी और दूसरे हाथ से अपने पाँव के नीचे की बंजर ज़मीन, जिस पे उसकी नियति को बरबस टाँक दिया गया था। कभी ज़मीन छूटने लगती तो कभी आसमां। वो दोनों को बचाने का यत्न करती रहती। उसकी कविताई, गवाई, नचाई सब चालू थी। सास की गाली और गुफ्तारी भी चालू थी। न सास कम, न वो कम। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का सलीका चाहिए था और सास को जीवन से जूझती हुई एक नितांत घरेलू खाँटी बहू। परिणामतः दोनों में संघर्ष जारी था। इस द्वंद्व में रश्मि के पति वैभव की बुरी दशा थी, जैसे किसी अंधेरे कमरे में कैद हो और इधर उधर की दीवारों से टकरा रहा हो। इससे बेहतर तो तब होता जब वो बाहर ड्यूटी पर होता। एक दिन रश्मि और सास के बीच कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ गई। सास ने कहा, निकल जा घर से। रश्मि को तो इसी बात का इंतज़ार था। तुरंत कपड़े बांधे और ये जा और वो जा। माँ व पिता देखकर हतप्रभ। उसने साफ मना कर दिया, अब वहाँ नहीं रह सकती, मेरा एमए में एडमिशन करवा दो, मैं आगे पढ़ूंगी। कुछ दिन माँ पिता ने काफ़ी समझाया, फिर अंततः उससे एमए का फॉर्म भरवा दिया गया। उसे मानो कुछ दिनों के लिए ही सही एक नरक से मुक्ति मिल गई। अपनी शर्तों पर जीने वाली वो बिंदास लड़की पुनः अपने आकाश की मालिक थी, किंतु उसे उसका आकाश पूरी तरह नहीं मिला। इस आकाश पे एक परछाई सी तैरती रहती जो उसे प्रायः डराती रहती।
वो परछाई उसे कहीं ना कहीं से बंधे रहने का एहसास कराती रहती, उसे उसकी हैसियत याद दिलाती रहती और वो सहसा बुझ सी जाती। कॉलेज में प्रेम जैसी चीज़ों ने भी जी में जन्म लिया, किंतु लगा उसके हाथ कहीं से बंधे हुए हैं। माँ का आग्रह, जा तो रही हो कॉलेज, पर हमारी इज्जत रखना, मत भूलना कि तुम शादीशुदा हो। उसका अंतस कराहा उठता, लगता अपने समीप बजने वाली शहनाइयों को चुपचाप बजने दो, उन्हें जरा सा छेड़ेंगे तो सुर बदल जाएंगे। सुनती रही बस। एक दिन फिर रंजीत ने पूछा था, अचानक इतनी गंभीर कैसे हो जाती हो, कहाँ विलुप्त हो जाती हो? कहीं नहीं, कभी कभी डर सा लगता है जिस साज पे मैं ज़िंदगी का गीत गाने बैठी हूँ, कहीं इसके सुर न बदल जाएं। मुझे कुछ सुर उधार मिले हैं जिस पे मैं गा लेती हूँ जीवन के गीत। पीड़ा ये कि उन्हीं सुरों पे गाने के लिए अनुबंधित हूँ, इनके सिवा कोई दूसरे स्वर मेरे नहीं हैं। तुम शॉर्टकट अपनाओ, जितने सुर मिले हैं उन्हें अपनी तर्ज पर गाओ, कल ये फिर वापस कर लिए जाएंगे, तुम फिर सुरविहीन हो जाओगी, फिर क्या गा पाओगी? जितना हाथ आया है वही तुम्हारा है, यही तुम्हारा सच है। और फिर एक लंबा अंतराल। रश्मि को ससुराल छोड़े 5 साल हो गए। इन दिनों में उसके जहन से ये बात पूरी तरह से खारिज हो चुकी है कि वो कहीं किसी छोर से बंधी हुई है। उसने पढ़ाई पूरी करके प्राइवेट जॉब पकड़ ली है। वो खुश थी अपनी नौकरी और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ। अब वो एक तेज़ तर्रार आधुनिक युवती बन गई है। पहनावे और जीवनचर्या से वो एक उच्च वर्गीय कामिनी लगती है। दोस्तों की भीड़, ये दोस्त भी उसी की तरह बुद्धिलब्ध और प्रगतिशील लगते हैं। सभी जीवन के संघर्षों से एकमेक, सभी के अपने आदर्श, अपने सिद्धांत, अपनी प्राथमिकताएं। वो सोचती है उसे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था, जीवन डगर पर साथ साथ चलने वाला। वो कविता लिखती है, दोस्त डूब कर पढ़ते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं और अपनी राय भी देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे प्रयास करो। वो गदगद। तितलियों सी उसकी सहेलियाँ, एकदम रंग बिरंगी। कितने ही रंग सायास भर गए हैं रश्मि के जीवन में, किंतु रात बिरात एक अजब सी परछाई उसे छू छू के डराती रहती है, जैसे कहती हो, ये तुम्हारा सच नहीं, तुम्हारा यथार्थ नहीं। पति का भी फ़ोन कभी कभार आ ही जाता है, पति पति की तरह। कभी कभी वो जब नितांत हल्के मूड में होती है तो बेमौसम पति का फ़ोन आकर उसे सन्न कर देता है। वो झुंझला जाती है, यार। उधर से पति की आवाज़, कैसी हो जान? ठीक हूँ, संक्षिप्त सा उत्तर। तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हें? मुझे भी आती है। वो पुनः झुंझलाती है, मेरी कसम? ओ यार, ये कसम वसम क्या है, आती है तो आती है, क्या पागलपन है। पतिदेव सक पका जाते हैं। ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है अभी, बाद में बात करता हूँ। आई लव यू। लव यू। वो भी रटा रटाया बोल गई और झटके से फ़ोन बंद कर दिया। फिर बड़बड़ाई, ये कम पढ़े लिखे लोगों का जहन भी बौना ही होता है। प्यार करने के या जाहिर करने के और भी तरीके होते हैं। ये लव यू क्या है? बास्टर्ड। घिन आती है ऐसे छलंतू और बेकंतू सड़क छाप शब्दों से। एक वो रंजन क्या इंसान है, कविताओं से प्यार करता है, उसके स्पर्श में कविता बहा करती है, मगर वो, उसकी पत्नी तो कुछ और ही कहती है। उस दिन जब रश्मि रंजन की पत्नी से बात कर रही थी तो वो कैसा कैसा जहर उगल रही थी। अरे बहन जी, वो आदमी है या पायजामा? खाते कविता, पीते कविता, हगते मूतते कविता, यहाँ तक कि संभोग भी करता है तो लगता है कविता लिख रहा हो। वो ठठा के हंसी थी। अभी वो सोचने लगी है, रंजन की पत्नी को ऐसा क्यों लगता है? रंजन है तो एक मुकम्मल मर्द, मैं तो उसे जी जान से चाहती हूँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? हो सकता है जो फ़र्क मुझे अपने पति में महसूस हो रहा हो वही फ़र्क उसे अपने पति में महसूस हो रहा हो। यार, कितना डिसबैलेंस है ये सब। खैर, 5 साल तक रश्मि ने अपना आकाश जिया, प्यार किए, यात्राएं की, सपने देखे, लेखन में रंग जमाया, किंतु 5वां वर्ष पूरा होते ना होते अचानक माँ का फरमान आ गया कि अब ससुराल जाना है, बहुत हो गया। बकरे की माँ कब तक खैर मनाती? हाथ के तोते उड़ गए। माँ से काफ़ी बहस हो गई, पर माता पिता का एक ही फरमान, जाना है तो जाना है। माँ का एक ही राग, फलां की बेटी को देखो कितने सुकून से रहती है ससुराल में, घर वालों का नाम ऊंचा कर रही है, 2 बच्चों की माँ हो गई है, वो भी तो पढ़ी लिखी है। उसे झुंझलाहट सी होती है, ये माँ को तो 8वीं पास और पीएचडी कर रही लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। वो तिलमिला जाती, दोस्तों से कहती,
सबसे अधिक तकलीफ़ हमें तब होती है जब लोग हमें समझते नहीं। वो माँ मेरी किसी से भी तुलना कर बैठती है। एक 8वीं पास लड़की भी उसे मुझसे बेहतर लग रही है, क्योंकि वो ससुराल में रहकर अपनी इच्छाएं मार रही है और मैं अपनी इच्छाएं नहीं मार पाती। बस इसीलिए मैं बुरी हूँ। मेरा इतना सब करने का कोई मूल्य नहीं। मेरा मूल्यांकन सही ढंग से तब किया जाएगा जब मैं पति की चेरी बनकर उसके आगे पीछे चलूँगी। बहरहाल ये सब अपनी जगह था। यथार्थ यही था कि अब ससुराल की तरफ उसकी रवानगी थी। मन ही मन निश्चय किया कि वहाँ अपनी तरह रहेगी। ज़्यादा कुछ होगा तो तलाक मारकर चली आएगी। फिर जाते वक्त तो कितनी घबराई हुई और भयभीत थी। सहेलियों से गले लगकर ऐसा रोई जैसे वो किसी खोह में खपने जा रही हो। दोस्तों ने भी समझाया, टेंस क्यों होती हो, जाकर कुछ दिन रहो, नहीं समझ में आएगा तो तलाक लेकर चली आना। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी के संग बंधे रहने की। 2 दिन का लंबा सफ़र तय करके वो ससुराल पहुंची। पति स्वयं स्टेशन पर उसे लेने आए थे। रास्ते में पतिदेव ने बेमतलब की दिलजोई शुरू कर दी थी। तुम्हारे बिना इतने साल वनवास में जैसे बीते। माँ बाबूजी कितने परेशान थे। माँ अकेली ही रसोई घर में खटती रहती हैं। तुमसे कितना सहारा मिलेगा। बहन की शादी का इंतज़ाम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब तुम आई हो तो सब ठीक हो जाएगा। एक 12वीं पास व्यक्ति इससे ज़्यादा क्या सोच सकता है। वही उन बातों के निरपेक्ष उसके कानों में रंजीत की सरगोशियाँ गूंज रही थीं। तुम्हारे जाने के बाद कितना वीरान हो गया था सब कुछ। मौसम नहीं रहे। पंछियों ने गीत गाने छोड़ दिए थे। भंवरों ने रासलीला भी छोड़ दी थी। कलियां खिलती ही नहीं थीं। आसमान जैसे टूट पड़ा था मुझ पर। सिर्फ 1 हफ्ते में। वो मुस्कुराई सहसा। ये होता है प्रेम में डूबे रहने का मर्म। वो शब्द ही होते हैं जो हमें नैसर्गिक कामनाओं के पार ले जाते हैं या फिर दग्ध झाड़ियों में धराशायी कर देते हैं। प्रेम चूल्हा चौकी या बेलन चक्कू छुरी थोड़ी है। प्रेम आकाश है, पाताल है, झील है और समंदरी प्रवाह है, जिसमें हम डूबना ही चाहते हैं बस। अब रंजीत क्या करेगा। फिर से तन्हा, वो तन्हा, मैं तन्हा। अचानक पति ने चलते चलते उसकी ओर देखा। कहाँ खोई हो, क्या सोच रही हो। नहीं, कुछ नहीं। पति के कानों में माँ के कहे गए जुमले गूंज गए। इस बार आए तो कोशिश करना वो माँ बन जाए। एक बार माँ बन गई तो तेरे ही खूंटे के आसपास घूमती रहेगी, यहाँ वहाँ नहीं भटकेगी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। लपक कर रश्मि को बाहों में भर लिया। रोमा ने करीब साल भर तक रश्मि की प्रतीक्षा की। उसका फ़ोन लगाती वो बंद। घर पे जाकर कभी हालचाल लेना चाहती तो रश्मि की माँ का मूड ही और रहता। वो झल्ला पड़ती। वो अपने घर में खुश है, इतना जान लो काफ़ी है। वो लौट आती। माँ को डर था कि कहीं ये सारे दोस्त यार मिलकर फिर ना उनकी बेटी को बहका भटका दें। धीरे धीरे उसने रश्मि के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अचानक एक दिन शाम के वक्त रोमा का फ़ोन घनघनाया। रिसीव करने पर रश्मि की आवाज़ आई। वो चिहुक पड़ी। यार तू कहाँ मर गई थी, मैं फ़ोन कर कर के हलकान हो गई थी। कुछ नहीं यार, यहीं घर पे ही हूँ। अच्छा, क्या कर रही थी। अभी बर्तन धो के उठी तो जाने क्यों तेरी बरबस याद आ गई और तुझे फ़ोन करने से खुद को रोक ना सकी। हालांकि अब मैंने वो सब कुछ भुला दिया है। क्या क्या कहा, भुला दिया। ये खुद से झूठ बोल रही है या मुझसे ही। वो कुछ नहीं बोली। अच्छा बता, वो तेरा पढ़ना लिखना कैसा चल रहा है। सब खत्म यार, एक फीकी और आहत हंसी के साथ जवाब मिला। क्या। हाँ यार, अब मैं एक बेटी की माँ हूँ। यही और इतनी ही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सच है। तुझे रंजीत अब भी याद करता है। उसका तलाक भी हो गया। उसे उसकी पत्नी ने कभी पसंद नहीं किया। क्या कहूँ रोमा, वो मेरा अतीत है, अब मेरा अनबीता व्यतीत। रोमा का मन कांप सा गया। इसलिए नहीं कि वो सब छोड़ चुकी है, बल्कि इसलिए कि उसे रश्मि के शब्द किसी तूफान से टकराकर आते हुए प्रतीत हुए। उसका वजूद हिलता सा प्रतीत हुआ। रोमा ने फिर उसे कुरेदा। तू खुश है ना, तेरा पति खुश रहता है ना। यार, इस बार आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही रीतापन घुल गया था। यार, पति के लिए खाना बनाती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ, उसके लिए सजती संवरती हूँ, उसके लिए हंसती रोती हूँ, उसके बच्चे पैदा करती हूँ, उन्हें पालती पोसती हूँ, तो वो खुश रहेगा ही ना। खुश है। और वो तेरा स्त्री विमर्श, तेरा फेमिनिज्म, सब बकवास है यार, एकदम बकवास। रोमा का चेहरा जैसे पानी का सा हो गया। अंदर एक सहम सी तैर गई। हो ना हो रश्मि मर चुकी है।
वो कांपते स्वर में बोली, रश्मि रख फ़ोन, तू मर चुकी है, तूने आत्महत्या की है, मैं मरे हुए लोगों से बात नहीं करना चाहती, रख फ़ोन। अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी हुई कहानी अनबीता व्यतीत। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।